आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर जो हमने लेकर आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करेंगे और वो क्वेश्चन यह लिखा है हमने बोर्ड पर, जिसे लिखा है क्योंकि हम मौखिक यदि क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आता, इसलिए विद्यार्थियों को समझ में आए और पूरा सटीक यहाँ पे एक एक मदों के विषय में जानकारी हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन है कि अनुराग और अनुपम 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। यहाँ पर दो साझेदार हैं, एक साझेदार है अनुराग और दूसरा है अनुपम, और ये जो लाभ होता है उसको 3/5 और 2/5 यानी 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। उन्होंने जो चिट्ठा बनाया है 2018 को वो यहाँ पे बताया गया है। तो मैं चिट्ठा पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो विद्यार्थी साझेदारी से संबंधित प्रश्न हल करना चाहते हैं तो बहुत ही सटीक तरीके से हम ये प्रश्न को हल करवाएंगे, इसलिए वीडियो उन तक पहुँचा दें। आते हैं सीधे हम चिट्ठे पर और यहाँ बात करेंगे हम दायित्व राशि संपत्ति राशि। ये चिट्ठी का प्रारूप होता है। इसमें लिखा है दायित्व पक्ष की ओर सामान्य संचय 800 रुपये और पूंजी खाता अनुराग के 2000 रुपये पूंजी लगी हुई है और अनुपम की 1000, कुल 3000 रुपये इन्होंने साझेदारी फर्म में पूंजी लगाई है। संपत्तियां इनके पास है हस्तस्थ रोकड़, हाथ में जो रोकड़ है वो 500 रुपये है। देनदार जो हैं वो 1000 के देनदार हैं इनके पास। स्कंद 1500 रुपये का है और यंत्र 800 रुपये का है। इस प्रकार बैलेंस शीट हमारी मिल जाती है 3800 संपत्ति और दायित्व। यह हमने कक्षा 11वीं में लेखांकन समीकरण भी सीखा था, इससे कि कैसा किया जाता लेखांकन समीकरण। ये चाहते हैं कि अनिरुद्ध नाम का एक व्यक्ति को हम साझेदार बनाना चाहते हैं, उसे 1/3 भाग के लिए निम्न शर्त पर साझेदार यहाँ पे बनाया जाता है। 1/3 भाग के लिए उसे हम यहाँ साझेदार बना रहे हैं अनिरुद्ध को। अब देखिए, एक अनुराग है, दूसरा अनुपम है, तीसरा अनिरुद्ध है, और यहाँ पे अनिरुद्ध जो साझेदार है वो 3000 रुपये नगद देगा, अर्थात 3000 रुपये वह नगद पूंजी के लाएगा व्यापार में। दूसरा ख्याति के 1000 रुपये जो हैं वो लाएगा। उससे हमने कहा कि आपको पूंजी के लिए 3000 लाना होगा और फर्म में ख्याति के 1000 लाना होगा जब आपको हम यहाँ पे साझेदार बनाएंगे। इसके बाद स्टॉक का मूल्य 500 रुपये से बढ़ाया जाएगा। स्टॉक जो है उसको 500 रुपये से बढ़ाएंगे। संदिग्ध ऋण के लिए 100 रुपये संचिति की जाएगी। हम संचय जो है उसको संदिग्ध ऋण के लिए संचय बना लेंगे। यह मानकर उपयुक्त समायोजन कर लिए गए हैं। ये मानकर हमको चलना है। साझेदारों के पूंजी खाते नई फर्म का चिट्ठा हमको यहाँ पे बनाना है। अब हमें सबसे पहले तो जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। जो संपत्ति है, दायित्व है, इनके लिए वह नया व्यक्ति आ रहा है तो इनमें भी कमी वृद्धि हो रही है और इस कमी वृद्धि का लेखा हमें करना होगा। और इस कमी वृद्धि का लेखा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। यह पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया है। तो ले चलते हैं सीधे इस सवाल के हल की ओर और यहाँ पर हम आपको हल समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। और यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और इसे हम बोलेंगे सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में हमने आपको बताया था कि संपत्ति में कमी और दायित्व में वृद्धि को लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष की ओर संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी को लिखा जाता है। इसके दो पक्ष हो गए। पहला जो कॉलम होगा वो विवरण लिख देंगे यहाँ पर, और दूसरा है राशि का कॉलम। इसी प्रकार यहाँ क्रेडिट पक्ष में जो कॉलम बनेगा वो पहला विवरण का बनेगा और दूसरा कॉलम राशि का यहाँ पे हम बना लेंगे।
अब देखिए जो साझेदार हैं, नया साझेदार आ रहा है तो यहाँ पे संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी और वृद्धि होगी और उसका लेखा करने के लिए ही हम यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या संपत्ति और दायित्व में कमी वृद्धि हुई है। अभी हम इसे अनिरुद्ध को फर्म में स्थान देने वाले हैं, साझेदार बनाने वाले हैं। अभी हमने साझेदार नहीं बनाया है, इसीलिए हम यह साझेदार बने उससे पहले ही जो पुराने साझेदार हैं उनका जो संपत्ति दायित्व का बंटवारा है, हिस्सा है, उसे कर लेना चाहिए। क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति अनिरुद्ध आ रहा वह भी तो चाहता है कि ये जो पहले से साझेदारी कर रहे थे इनका कैसा क्या हिसाब है वो पहले ही निपटान कर ले उसका, इसके बाद में मैं आपके साथ आऊँगा, एक नए तरीके से हम लोग व्यवसाय करेंगे। तो यह उसके लिए पूंजी और ख्याति लाता, अर्थात जब लाएगा वो, इससे पहले हमें पूरा हिसाब किताब बनाना होगा और उसी के लिए हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होगा कि जो अनुराग है अनुपम है दोनों का कितना लाभ है या कितनी हानि है, उस हिसाब से अगला खाता बनाया जाएगा। सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लिखा कि स्टॉक का मूल्य 500 रुपये से बढ़ाया जाए। हमने आपको बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है इसमें संपत्ति दायित्वों में कमी वृद्धि का हम यहाँ लेखा करते हैं। संपत्ति में कभी कमी होती है अर्थात हानि होती तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, और संपत्ति में वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है यह संपत्ति है और स्टॉक जो है इसमें वृद्धि करना है, और स्टॉक में कितनी वृद्धि कहा जा रहा है, 500 रुपये से बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे 500 रुपये हमने लिख दिया सीधा। इस बात को कभी कभी वह बताता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि स्टॉक 1500 रुपये, तो वह यहाँ पे सीधा बता देगा कि स्टॉक का मूल्य 2000 रुपये हो गया है। इस प्रकार से बताया जाएगा तो भी हमें अनुमान लगाना कि 2000 रुपये हो गया है, अर्थात पहले कितना था 1500 रुपये था और अब कितना है 2000 है, तो डिफरेंस कितना आया 500 का, बढ़ा है इसलिए वृद्धि हुई है तो स्टॉक में वृद्धि 500 की होगी। इस प्रकार से भी बताया जाता है। और इसी में क्वेश्चन बताया जाता है कि स्टॉक का मूल्य 5% से बढ़ाया जाए, तो जितना स्टॉक है उस पर 5% निकाल के भी बढ़ा देते हैं। ये 2-3 प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं, उन्हें हमें समझना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो हम आपको वो भी हल करवाएंगे। अब देखिए अगला स्टॉक हो गया। आपने सोचा होगा पूंजी और ख्याति क्यों नहीं लिया गया यहाँ पे, क्योंकि पुराने साझेदारों के लिए मूल्यांकन चल रहा है और लाने वाला नया साझेदार, इसलिए पूंजी और ख्याति का लेखा यहाँ पे अभी हम नहीं करेंगे। स्टॉक जो है तो पुराने साझेदारों का है। संदिग्ध ऋण के लिए 1000 रुपये संचिति की जाएगी, अर्थात जो हमारा संदिग्ध ऋण है, जो पुराने साझेदार हैं उन्होंने जो ऋण अर्थात किसी व्यक्ति को ऋण दिए हैं तो वो ऋण कैसा है, संदिग्ध है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और उसमें वृद्धि करना है, संचय में वृद्धि करना है। 100 रुपये की संचिति की जानी है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि संचय में वृद्धि है और संचय की वृद्धि करने से व्यवसाय को हानि हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे हानि होगी इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा तो संचय में वृद्धि यहाँ पे हम लिख देते हैं, और वृद्धि लिखने के बाद में कितना यहाँ पे 100 रुपये लिख देंगे संचय में वृद्धि। बाकी कुछ भी यहाँ पे संपत्ति या दायित्व में यहाँ पे आप देखिए कमी या वृद्धि नहीं है, तो सिर्फ 2 मदें हैं और इन्हीं को हमें यहाँ पे हिसाब बनाना है और देखना है कि पुनर्मूल्यांकन से हानि होती या लाभ होता है। अब यहाँ पे हम मिलाते हैं तो इसका योग आया 500 रुपये, और देखिए डेबिट पक्ष का योग 100 है, लेकिन कोई भी खाता है जिसका योग दोनों तरफ समान होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 500 रुपये। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना आया 400 रुपये, और यह 400 रुपये है, यह हानि कहलाएगा या लाभ कहलाएगा, लाभ या हानि। लेकिन आप देखिए क्रेडिट पक्ष है, यहाँ पे क्या है वृद्धि हुई है, अर्थात क्रेडिट पक्ष लाभ को दर्शाता है और डेबिट पक्ष हानि को दर्शाता है, तो इसे हम लाभ ही लिख देते हैं, लाभ हानि लिखने के बजाय लाभ हुआ। अब यहाँ पे देखिए कितने साझेदार है 2, तो एक है अनुराग और दूसरा साझेदार है यहाँ पर अनुपम, 2 साझेदार हैं अनुपम। अब इनको जो लाभ का विभाजन कैसे करेंगे, तो लाभ का
विभाजन हम जो है वो आपको हल करके बता देते हैं कि यहाँ पर अनुराग और अनुपम को कितना कितना पैसा मिलेगा। लाभ कितना हुआ है हमारा, ये लाभ देखिए आप, लाभ जो निकल के आया है वो 400 रुपये आया है। और लाभ का विभाजन इसको किस अनुपात में करना था, 3/5 और 2/5 में करना था। अर्थात यहाँ कौन है, अनुराग है, और यह अनुराग जो है उसे मिलेगा 400 रुपये कुल लाभ है, इसमें 3/5 यहाँ पे मिलेगा अनुराग को। हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, काट देते हैं, तो 8 बार कटा यानी 80 और 8 दिया 24, 240 रुपये किसको मिलेगा, अनुराग को मिलेगा 240 रुपये। इसी प्रकार दूसरा जो साझेदार है वो अनुपम है, और अनुपम जो है इसे भी बंटवारा देना पड़ेगा 2/5 भाग, और 5 से हम काटते हैं तो ये 80 बार कटेगा, 8 दूनी 16, अर्थात 160 रुपये जो है ये किसे मिलेगा, अनुपम को मिलेगा 160 रुपये। इस प्रकार से लाभ का विभाजन कर दिए और दोनों को जोड़ के देखिए तो आपको यहाँ पे 400 रुपये लाभ यहाँ पे मिल जाएगा। और यह लाभ जो है यह साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करना होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करना होगा। तो इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि साझेदारों के पूंजी खाते किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जो थ्योरी का वीडियो है वो ज़रूर देखें, और इसके बाद का साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाते हैं वो भी ज़रूर देखें। सभी को नमस्कार।